हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने आयनिक रेडियस और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किस तरीके से साइज को आइडेंटिफाई करते हैं या अरेंज करते हैं वो हमने सीखा था। आज हम लोग नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। कहीं पर अगर जो IP लिखा रहे या IE लिखा रहे तो आप वहां से कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप यही समझेंगे कि ये आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है इसमें पहले हम समझ लें। इसमें एक टर्म आता है, ये डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे। एक टर्म आता है आइसोलेटेड। क्या टर्म आता है? आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड के बाद एक टर्म आता है गैसियस। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहीं पे ध्यान देना है कि जैसे कि H2 है, H2 गैस होता है लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं है। हाइड्रोजन लिखा जाए तो आइसोलेटेड है। ऑक्सीजन O2 गैस है बट आइसोलेटेड नहीं है। तो अगर जो सिर्फ O लिख दिया जब तो क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड। मतलब किसी सिर्फ एक एटम हो तो वहां के लिए बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी एलिमेंट के एटम से, किसी भी एलिमेंट के एटम के लास्ट सेल से, सबसे लास्ट सेल के से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर मुद्दा आता है कि अच्छा लास्ट इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकालते हैं? जैसे ये न्यूक्लियस है, अगर जो यहाँ पर ये न्यूक्लियस ऐसे सेल हमने बना दिए, तो यहाँ पर मान लो 3 सेल का है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाल रहे हैं? हमेशा इसी इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ही होता है, या मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वही होता है जो लास्ट सेल में होगा। तो हमेशा ही एनर्जी इस पे सप्लाई की जाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एनर्जी यहाँ सप्लाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये स्ट्रक्चर से इसका डायग्राम है। तो आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी एक एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम से, एक एटम के लास्ट सेल से, जो कि लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो कैसा होता है? मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है। या आउटर मोस्ट सेल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पर एक टर्म जोड़ दिया गया है 1 मोल, इसलिए क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है किलो जूल या किलो कैलोरी में काउंट की जाएगी। तो उसके लिए अमाउंट भी जानना जरूरी है कि कितने अमाउंट के लिए कितना एनर्जी रखेंगे। तो इसीलिए हम वहां पर 1 मोल वर्ड और यूज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है M, ठीक है, एक एलिमेंट M है और हमने इसको यहाँ सफिक्स में लिख दिया G। इसका मतलब क्या है? M एक सिंगल एटम था, आइसोलेटेड एटम था, फिर ये आइसोलेटेड स्टेट के साथ साथ गैसेस स्टेट में आ गया, और जब ये बना लेगा M+1, जब ये क्या बना लेगा? M+1 बना लेगा गैसेस स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया। और यहाँ पर जो एनर्जी खर्च होगी उसको हम यहाँ डेल्टा H लिख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी। इसकी वैल्यू कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होता है किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इतना आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हमें पता लग गया। तो क्या कह सकते हैं कि किसी आउटर मोस्ट, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पर एक एटम हमने मान लिया, वहाँ गैसेस स्टेट में था, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने मेंशन कर दिया है, तो ये हो गया यहाँ पर इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद एक चीज और निकल के आती है कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा किसी भी एलिमेंट का, वो प्रीवियस वाली वैल्यू से ज्यादा होता है। उसका वेरिफिकेशन हम चेक करें। जैसे हमने ले लिया M, ठीक है, तो आप ऐसे देखिए कि जो M है, M से बनता है M+1, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें लगेगा जो एनर्जी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। किसी भी एलिमेंट के से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो एनर्जी लगती है उसका नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। फिर इसी तरीके से ये जो M+1 है उससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो क्या बन जाएगा? M2+ बन जाएगा, और फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और लिख दें, इसका नाम है
इसमें जो एनर्जी लगेगी उसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी 2। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, M2+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट टर्न पे, मतलब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, M3+ हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या, 3rd लिख देंगे, और सो ऑन, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो आपसे कहा जाए कि अच्छा ये आयनाइजेशन एनर्जी 1st, 2nd, 3rd इन सब में बड़ा कौन है, तो आप हमेशा यही चीज कहेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 1st है वो सबसे कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी 2nd है वो उससे बड़ी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 3rd है वो उससे बड़ी होगी, और ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हमेशा ही जो नया आयनाइजेशन पोटेंशियल निकल के आता है वो प्रीवियस वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज्ड जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज्ड जेड इफेक्टिव। अब इसको मैं यहाँ साइड में समझा देता हूँ हल्का सा, आप समझिए क्या हो रहा है। होता क्या है, M था और M से बना M+1, M+ से बना क्या, M2+, और M2+ से क्या बना, M3+। समझिएगा, बहुत जो है इंटरेस्टिंग चीज है। M से बना M+1, M+ से बना M2+, M2+ से बना M3+। इसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी 1st, इसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी 2nd, इसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी 3rd। क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 3rd। तो देखिए क्या हो रहा है, यहां से यहां गए तो M और M+ में दोनों में बड़ा कौन है, M और M+ में दोनों में बड़ा कौन है, M बड़ा है, उससे छोटा M+ है, उससे छोटा M2+ है, उससे छोटा M3+ है। तो कंटिन्यूअसली साइज डिक्रीज कर रहा है। अगर जो साइज डिक्रीज करेगा लेकिन उस साइज के साथ साथ एक चीज नहीं बदल रही है, किसी भी, ये M एक ही एलिमेंट का है तो सब में न्यूक्लियर चार्ज तो बराबर है, न्यूक्लियर चार्ज बराबर है। ऐसे समझिए कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो इन सब का Z तो बदल नहीं रहा लेकिन सिग्मा इन सब का घटता जा रहा है, सिग्मा घट रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं। तो सिग्मा घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, अगर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो ये न्यूक्लियस यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर नहीं किसी भी सेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना बढ़ा देता है। और अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। फिर से समझिए क्या हो रहा है, ये M से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलता गया, इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होता है, समझने की बात, ये तो सबको ही पता रहता है ये चीज, ठीक है। जब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का काम क्या है, जितने भी सेल्स में इलेक्ट्रॉन है सब पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना। तो ये लगातार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर जो बढ़ाता रहेगा तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी 1st के कंपैरिजन में 2nd वाली वैल्यू ज्यादा है, 2nd वाले से 3rd वाली ज्यादा है, 3rd से और आगे निकालेंगे तो वो भी वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसका हम पीरियोडिक ट्रेंड देख लें जरा, पीरियोडिक ट्रेंड देख लें क्या होता है। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड इफेक्टिव के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमेशा ही आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा लगेगा। और आप जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज में इनवर्स रिलेशन होता है। तो यानी कि एटॉमिक रेडियस और जेड इफेक्टिव ये दोनों ही इनवर्स रिलेशन होता है दोनों में। एटॉमिक रेडियस में आप ये पढ़ चुके हैं, तो यहां से हमको ये पता लग गया कि एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर आप समझिए हमने क्या बताया था कि M2+ और M2+, M के कंपैरिजन में M से बड़ा है M से M छोटा है M+, और M+ से छोटा कौन है, M2+ है। तो कंटिन्यूअसली साइज डिक्रीज कर रहा है। तो अगर जो साइज डिक्रीज होता रहेगा, कंटिन्यूअसली साइज अगर जो डिक्रीज होता रहेगा तो साइज डिक्रीज होने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी लगी है उसका नाम आयनाइजेशन एनर्जी 1st है, यहाँ पर 2nd है, यहाँ पर 3rd है। तो जाहिर सी बात है कि 3rd वाली ज्यादा होगी, ठीक। अब इसी में आगे हम पढ़ लें, ये पहला पॉइंट था इसमें ट्रेंड में। फिर दूसरा चीज यहीं पर हम लिख देते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है, अलोंग द पीरियड। तो
आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। टॉप टू बॉटम की बात करें तो क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है, अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप क्या लिखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो ये इसका पीरियडिक ट्रेंड है। अब इसके बाद आता है, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हो गया कि जिस हिसाब से एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन आएगा उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे कि पीरियड में जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा बढ़ता रहता है और ग्रुप में जाने पर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है। अब इसमें थर्ड चीज है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। जितने भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा कम होगा, किससे, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है, पी में 3 है, डी में 5 है, या एफ ऑर्बिटल में अगर जो 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहेंगे हाफ फील्ड है। इसी तरीके से यहाँ पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पी में 6 हैं, डी में 10 हैं, या एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो फुल फील्ड है। क्यों, क्योंकि ये लेस स्टेबल होते हैं। यह हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी कम होती है और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये लेस स्टेबल होते हैं और ये कैसे होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। अगर जो कोई भी ऑर्बिटल फुल फील्ड है तो उसको कहा जाएगा कि मोर स्टेबल है, अगर जो हाफ फील्ड है तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो लेस स्टेबल है। अब इसी का एक एग्जांपल से हम लिख लेते हैं। जैसे सेकंड पीरियड के हम एग्जांपल लें, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद यहां लिख देते हैं नियॉन। फिर इसी तरीके से अब इसका हमसे कहा जाए कि बताइए कि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर लिख दो, तो आप कहोगे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चल रहा है। आपने पढ़ा क्या कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, तो आप ये बनाते चले जाएंगे इस तरीके से कि आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो यही ऑर्डर सही होगा। लेकिन ये ऑर्डर सही नहीं है। ये ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर एग्जैक्टली सही नहीं है, ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है उसको हम समझ लेते हैं। ऐसे क्या लिखेंगे यहां पर, लिथियम और लिथियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन एनर्जी अपनी पोजीशन पर आएगा, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ नियॉन रहेगा। तो कुछ लोग अपनी पोजीशंस को रिप्लेस कर, अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, ये लोग अपनी पोजीशंस को बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, इनके लास्ट में क्या आता है 2s2 आता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि s2, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2, तो 2s2 यानी कि ज्यादा स्टेबल है। और इनका क्या होता है लिथियम का 2s1, तो 2s1 वाले के जब कभी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड फुल फील्ड हो जाएगा या हाफ फील्ड हो जाएगा तो वो स्टेबल होगा। तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के केस में होता है 2p3, नाइट्रोजन के केस में क्या होता है यहाँ पर 2p3 हो जाएगा। तो 2p3 क्या होता है, देखिए 2p3, p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है हाफ फील्ड है। और यहाँ पे क्या होता है इनके केस में 2p6, तो ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है। तो फुल फील्ड वाले का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो तो ज्यादा आएगा ही, लेकिन हाफ फील्ड वाला अपने ऑर्डिनरी मतलब अपने एडजेसेंट जो एटम एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो सही ऑर्डर ये बन के आएगा। ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे नीचे क्या एरो बना के कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन
पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल लिख देते हैं, ऊपर आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसी का एप्लीकेशन ऊपर हम फिर से बता देते हैं क्या है। जैसे मैं आपसे कह दूं थर्ड पीरियड की बात करूं, ये सेकंड पीरियड था, यहाँ थर्ड पीरियड के एलिमेंट के नाम लिख देते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो क्या यही ऑर्डर सही है? तो कहेंगे नहीं, ऑर्डर सही नहीं है। मैग्नीशियम अपनी पोजीशन एल्यूमिनियम से बदलेगा और फास्फोरस सल्फर से बदलेगा। तो इसके बाद सोडियम के बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा? सिलिकॉन आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ऑर्डर क्या बना? ये बना। ऑर्डर क्या बन गया? ये बन गया। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या चेंज आया? क्योंकि ये क्या है? ये 3s2 है। ये क्या है? 3s2 है। ये क्या है? ये 3p3 है। ये आर्गन क्या है? 3p6 है। तो 3p3 वाला अपने एडजेसेंट एटम के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल है तो फास्फोरस पहले आ गया, सल्फर पीछे आ गया। यही चीज यहाँ पे हो रहा था, ये हाफ फिल्ड था। तो ये अपने ऑक्सीजन क्या होता है? 2p4 होता है। तो ना ये हाफ फिल्ड है ना ये फुल फिल्ड है। सल्फर क्या होता है? ये 3p4 होगा। 3p4 होगा, यानी कि ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। तो इनकी स्टेबिलिटी नेक्स्ट वाले एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। तो यहां तक आप ये जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर था। ठीक, अब इसमें कुछ नोट करने वाली चीजें हैं। पहला पॉइंट ये है कि हाईएस्ट वैल्यू पूरे पीरियोडिक टेबल में, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल अमंग ऑल एलिमेंट्स, वो कौन है? हीलियम है। हीलियम का जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है जितने पीरियोडिक टेबल में नॉन एलिमेंट है उन सब में। क्यों? आपने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे राइट साइड में होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। और आपने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम जाने पर घटता है। तो यहां से यहां तक बढ़ा और बढ़ने के बाद नीचे घटने लगता है, यानी सबसे ऊपर कॉर्नर पे पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन आता है? हीलियम होता है। इसीलिए हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है तो सबसे राइट साइड में हीलियम है, और नीचे जाने पर डिक्रीज करता है। तो हीलियम के बाद ही सारे लोग हैं नीचे। तो आप क्या कहेंगे कि हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? हमने पढ़ा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक साइज में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि नोबल गैसेस जो होती हैं, नोबल गैसेस का साइज भी सबसे ज्यादा होता है और उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होता है। नोबल गैसेस हैव highest value of ionization energy in their respective period। ये चीज हमेशा ध्यान देना है। अब जिस पीरियड में बिलोंग करेंगे नोबल गैसेस, वो उस पीरियड में उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। सभी एलिमेंट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होंगी उनकी वैल्यू। ठीक है, तो ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के। दूसरी चीज यही जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा
रिड्यूसिंग नेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेटालिक प्रॉपर्टी के। और बेसिक नेचर जो होता है उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इतनी चीज़ों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक करके यहाँ पर एग्जांपल समझ लें, जैसे लिखा हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पूछे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, तो आप कहेंगे कि लिथियम के नीचे आता है सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल नीचे जाने पर डिक्रीज कर रहा है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, ये होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, रिड्यूसिंग नेचर कौन होता है, जिसके अंदर खुद ऑक्सीडाइज हो जाने की टेंडेंसी होगी। जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है वही रिड्यूस भी हो सकता है, वही दूसरे के लिए कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा आसानी से। तो जिसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। यानी कि कोई भी मेटल है, वो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा है, कम है। उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा। और अगर जो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, यानी कि वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है वो अच्छा कौन होता है, उसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होता है। उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटल्स कौन होते हैं, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। अगर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली मेटालिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा नहीं। अगर जो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल और बेसिक नेचर की बात करें तो जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स जो है वो जो ऑक्साइड बनाते हैं उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, उनके मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। तो जैसे जैसे मेटल्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उनके ऑक्साइड का की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट आर। इसके लिए जो है 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है ए बी, ऑप्शन सेकंड है बी सी, ऑप्शन थर्ड है ए सी और ऑप्शन फोर्थ है ए बी सी। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर, मतलब 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इन तीनों में ही करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। तो ये मैंने आप ध्यान दीजिए कि लिथियम के राइट साइड में बेरिलियम आता है, ये ऑर्डर मैं पढ़ा चुका हूं। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आता है क्या, नियोन। ये मैंने ऑर्डर आपको पढ़ाया है। फिर मैंने आपको बताया था कि बेरिलियम बोरॉन से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से। जिस किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी वहां पर ज्यादा होगा। तो यहाँ बोरॉन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेरिलियम, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा,
और यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। तो यही चीज हमें ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। लिथियम से बड़ा बोरॉन, बोरॉन से बड़ा बेरिलियम, लिथियम से बड़ा बोरॉन, बोरॉन से बड़ा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बेरिलियम के बाद नाइट्रोजन, बेरिलियम से बड़ा है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से बड़ा है नियोन, तो ये भी सही है। यानी कि तीन के तीन स्टेटमेंट्स हमारे सही हो गए। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसी तरीके से यहां सबको समझ में आ गया होगा, ये आसान था क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी यहां पर जो लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, वो सही है। इसी तरीके से और क्वेश्चन हम देख सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम देख लें। क्वेश्चन में दिया है द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, in electron volt. Electron volt is a unit of ionization potential of oxygen and fluorine atoms are respectively given by तो इसके भी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज 35.1 और 38.3 दिया है। ऑप्शन बी इज 38.3 ऑप्शन सी इज 38.3 35.1, ऑप्शन डी इज 35.1 35.1। आपसे पूछ रहे हैं इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है कि सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन का जरा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। और फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन हो जाता है 1s2 2s2 2p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन के बाद हम लोग लिखते थे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद लिखते थे फ्लोरीन। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो नाइट्रोजन से बड़ा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का है। इससे पहले कार्बन है, इसके पीछे बेरिलियम है, इसके पीछे बोरॉन है। ये भी मैं बता चुका हूं, वही चीज दोबारा बता रहा हूं मैं। तो ये कह रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कौन सा देखना है, सेकंड वाला देखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2p3। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2p4। ठीक है। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब बताइए कि पहले ऑक्सीजन के लिए और फ्लोरीन और दूसरे नंबर पर फ्लोरीन के लिए है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्विवेलेंट हो गया नाइट्रोजन के और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्विवेलेंट हो गया किसके, ऑक्सीजन के। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप ध्यान देंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन जैसा हो गया और ये किसकी तरह हो गया, नाइट्रोजन जैसा। तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है या ऑक्सीजन का, तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन, सॉरी यहां गड़बड़ हो गया, ये ऑक्सीजन पीछे रहेगा, नाइट्रोजन बाद में रहेगा। तो क्या हुआ, हमें जानते हैं कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो यानी कि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। तो वही ऑप्शन सही होगा, वही ऑप्शन सही होगा जहां पर पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल दूसरे वाले से बड़ा होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये दूसरा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल पे बेस्ड है। तो यहां पर दिया द आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑफ एन एलिमेंट आर 7.1, 14.3, 34.5, 46.8, 162.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है कि ये कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं जरा सारा आयनाइजेशन पोटेंशियल यहां लिख देता हूं। IP1 की जो वैल्यू है वो 7.1 है, IP2 की जो वैल्यू है वो 14.3 है, IP3 की जो वैल्यू है वो 34.5 है, IP4 की वैल्यू 46.8 है और IP5 की जो वैल्यू है वो है 162.2।
ये सभी वैल्यूज किस में दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है। आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए इनमें से कौन सा जो है किस एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो आप देख रहे होंगे कि 7.1 से यहाँ पे आगे लगभग 2 टाइम्स हो रहा है यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल। पहले के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले तो 14.3 आया, तो लगभग 2 टाइम्स है। फिर यहाँ पर 14 से आप जो है 34 पे जाएंगे तो ये 2 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। फिर 34 से 46 पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 34 से 46 पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, नियर अबाउट 12 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। और उसके बाद लेकिन 46 से जब 162 जा रहे हैं तो यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल का गैप नियर अबाउट लगभग 4 गुने का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन बहुत टफ हो गया होगा निकालना, या ये कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसका स्ट्रक्चर या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया होगा। तो इनमें से कौन है जिसके लिए बात लिख सकते हैं, तो हमें पता ये ऐसा कौन सा एलिमेंट है, सिलिकॉन है। हम लिख के भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे 1s2 2s2, जैसे मान लो आपके लिए सोडियम की बात करें, सोडियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन और कैल्शियम, तो सबके लिए स्टेटमेंट लिख दें। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, सिलिकॉन का होता है 284, फ्लोरीन का होता है 2,5 और कैल्शियम का होता है 2882। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा हो जाएगा या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। ये चीज अपने दिमाग में भर लीजिए कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट अटेंड कर लेता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके थ्रू हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में सिलिकॉन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हाईली स्टेबल हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।